अच्छा जी, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक और हेड ऑफ इनकम है विच इज कंसिडर्ड टू बी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी किस चीज को कहा जाता है? जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किस चीज को रेफर करती है? तो प्रॉपर्टी इज रेफर टू एज अ लैंड एंड बिल्डिंग। सो अगर आपके पास सिर्फ लैंड है, अगर आपके पास सिर्फ बिल्डिंग है, या आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग दोनों है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी को अगर आप रेंट आउट करते हो तो उस रेंट आउट करने की वजह से जो आपको पैसे मिलेंगे दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सो व्हाट एग्जैक्टली इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, और टैक्सेशन के एतबार से प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? लैंड को, बिल्डिंग को, या फिर लैंड एंड बिल्डिंग दोनों। मतलब क्या हुआ? सिर्फ ज़मीन है, मतलब क्या हुआ? एक फ्लैट है, मतलब ज़मीन भी तुम्हारी है, उस पर बिल्डिंग भी तुमने कंस्ट्रक्ट करी हुई है, तो दैट्स अ लैंड एंड बिल्डिंग। अब ना, अब बेसिकली अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है उसको आप रेंट आउट करते हो, तो रेंट आउट करके जो आमदनी आती है, रेंटल इनकम आता है, उस रेंटल इनकम को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहा जाएगा। तो हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी हम डिस्कशन करते हैं और बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट। तो अब देखो, रेंट की जो डेफिनेशन है एज पर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, वो क्या है? कहता है रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ अ लैंड, बाय द ओनर ऑफ अ लैंड। मतलब अगर तुमने लैंड किराए पे ली हुई है ना, इसको देखो अकाउंटिंग से, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से कंफ्यूज नहीं करना। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में IAS 40 होता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, उसकी कहानी बिल्कुल डिफरेंट होती है। टैक्सेशन के एतबार से बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, ओनर होना चाहिए। अगर आपने लीज पे ली हुई और आगे लीज पे दे रहे हो तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फॉल करती है, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आती। सो यू हैव टू बी द ओनर ऑफ लैंड। और इसमें क्या कहता है? रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट रिसीवेबल। तो यानी कि इससे एक बात समझ में आ रही है कि जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्चुअली एक्रूवल बेसिस पर टैक्स होती है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्चुअली एक्रूवल बेसिस पर टैक्स होगी। मतलब क्या हुआ? मतलब अगर आपको अपने टेनेंट से जो है वो एक साथ 6 महीने के, 8 महीने के पैसे मिल गए हैं, या साल के पैसे मिल गए, तो वो साल के पैसों के ऊपर जो है ना, ऐसा नहीं होगा कि टैक्स अभी लग जाए, बल्कि उसमें क्या होगा, उसको आगे कैरी, यानी कि इट हैज टू बी एन एक्रूवल बेसिस। रिसीव्ड बाय द ओनर ऑफ अ लैंड or a building as a consideration for the use or occupation of the right to use or occupy the land or building, and includes any forfeited deposit paid under a contract for the sale of land or building. So अब देखें, अब बात समझिएगा और बात देखिएगा ज़रा, कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है, मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दस मिनट लगेंगे ना। अब देखें, अब बात समझिएगा। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट कि रेंट में क्या कुछ शामिल है? रेंट में ये शामिल है कि जो आपको रेंट मिला वो, प्लस इट इंक्लूड्स फोरफीटेड डिपॉजिट। ये फोरफीटेड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? दोबारा से देखें, forfeited deposit paid under the contract for the sale of a land or a building, paid under the contract for the sale of a land or a building। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि देखें, आपके पास एक लैंड थी या आपके पास एक बिल्डिंग थी, आपने उसका सौदा कर दिया सेल का, आपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए। थर्ड पार्टी को आपने कहा भाई देखो बात सारी है कि वी हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अब एक काम करो कि टोकन दे दो, जिसको हम बयाना भी कहते हैं, एडवांस भी कहते हैं, टोकन भी कहते हैं। अच्छा, तो मैं मार्केट का असूल बता रहा हूँ। मार्केट का असूल यह है कि टोकन के अंदर क्या होता है कि जो भी टोकन दिया ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल भाई 2 करोड़ की डील हुई, 2 करोड़ की डील में आपने इसको कहा टोकन दे दो, उसने कहा लेट से भाई ये 2 लाख रुपए टोकन रख ले। अच्छा, अब 2 लाख रुपए का टोकन दे दिया, या 5 लाख का टोकन दे दिया, या 10 लाख का टोकन दे दिया, व्हाटसएवर दैट इज। मार्केट का असूल यह है कि अगर बायर बैकआउट करता है ना डील से,
तो वो अपना 4 फीट करेगा। अगर बायर बैकआउट करता है ना उसके 2 लाख गए, लेकिन अगर सेलर बैकआउट करता है ना तो वो डबल पैसे देगा। अगर सेलर बैकआउट करता है वो डबल पैसे देगा, वो 2 नहीं 4 लाख रुपए देगा। सो आई रिपीट, अगर सेलर बैकआउट करता है तो वो 2 नहीं वो 4 लाख रुपए देगा। खैर, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या कहता है? कहता है अगर तुम किसी जमीन का या किसी बिल्डिंग के बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उस जमीन के या बिल्डिंग के बेचने के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो तुम्हें पैसे मिल रहे थे उसमें अगर तो यानी कि कोई फोरफीट हो गया, डिपॉजिट हो, तुमने पैसे रख लिए और रखने के बाद जो ना तुम बैठ गए, तुमने कहा भाई सही है, नहीं पैसे दे रहे ना, यानी अगर आप डील कंक्लूड नहीं कर रहे ना, आपको पैसे वापस नहीं दे रहे। सो एंड ऑफ द डे क्या होगा? एंड ऑफ द डे होगा कुछ तरीके से कि क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, होगा ये कि आप क्या करोगे, आप जो है वो बेसिकली इसको भी रेंटल इनकम के तौर पर ट्रीट करोगे। सो क्या कह रहा है? रेंट इंक्लूड्स, रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ अ लैंड और अ बिल्डिंग, सही है, फॉर दी एज अ कंसिडरेशन फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन, या फिर अगर आपके पास जो है कोई फॉरफिटेड डिपॉजिट आ जाए तो वो भी इसमें शामिल होता है। दैट इज वन थिंग। अगली बात, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर मार्केट रेंट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय फेयर मार्केट रेंट? देखें, अक्सर और बेहतर ऐसा होता है कि एक आपके पास फ्लैट है, उसका किराया होना चाहिए 1 लाख रुपए। अब आपने अपने किसी रिश्तेदार को दे दिया और 60,000 का दे दिया, तो यहाँ पे जो फेयर मार्केट रेंट है वो फेयर मार्केट रेंट 1 लाख रुपए, और जो तुमने एक्चुअल पे किया है वो 60,000 रुपए। टैक्स अथॉरिटीज क्या कहती हैं? टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं कि भाई देखो, जब आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे ना, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हुए आपने क्या करना है? कहता है द रेंट रिसीव्ड is less than fair market rent for the property, the person shall be treated as having received the fair market rent for the period the property is let on rent in the tax year. However, this shall not apply in the case of self-hiring where fair market rent is already included in the income of the lessee. The chargeable to tax under the head salary. अब देखें, अब बेसिकली ये सेल्फ हायरिंग का जो कहानी है ना, ये इनकम फ्रॉम सैलरी की कहानी है, लेकिन मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ कि अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज कि अगर समझो कि फेयर मार्केट रेंट 1 लाख है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 1 लाख इंक्लूड होगा। लेकिन अगर फेयर मार्केट रेंट 1 लाख रुपए और एक्चुअल रेंट 1,20,000 रुपए, तो 1,20,000 रुपए इंक्लूड होगा। सो आपको सिंपल सी बात ये समझनी है कि इट्स द हायर ऑफ फेयर मार्केट रेंट और एक्चुअल रेंट। तो क्या करना है? फेयर मार्केट रेंट या जो एक्चुअल रेंट, इसमें से जो भी हायर है आपने अल्टीमेटली उसको अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल करना। एक बात। अगला पॉइंट क्या है? कहता है वेयर एनी अमाउंट इज रिसीव्ड बाय पर्सन फॉर द लीज ऑफ अ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी और प्रोविजन ऑफ एमिनिटीज सो एंड सो सच अमाउंट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इसमें मैं आपको कह रहा हूं बिल्डिंग विद मशीनरी। देखिए बात समझिएगा, अब अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि आजकल जो कॉन्सेप्ट चल पड़ा है फर्निश्ड ऑफिसेस का, अगेन बात कर रहा हूं अकाउंटिंग से, कंफ्यूज ना करिएगा, टैक्सेशन का व्यू पॉइंट ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर हम अकाउंटिंग के एतबार से बात करें तो फर्निश्ड ऑफिसेस में तो फिर देखा जाता है कि जी सिर्फ खाली जगह के पैसे कितने होते हैं और फर्निश्ड ऑफिस के पैसे कितने। बट खैर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या कहता है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि भाई अगर तुम कोई लैंड या बिल्डिंग रेंट आउट करो और उस लैंड और बिल्डिंग के साथ तुम जो है ना कोई मशीनरी दे रहे हो, कि मतलब अक्सर और बेहतर होता था फैक्ट्री के फ्लोर पे स्टिचिंग यूनिट है भाई, 500 मशीनें लगी हुई, ले लो किराए पे ले लो। तो अगर भाई 500 मशीनें ले ली लगी हुई हैं किराए पे ले लो, तो अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली होगा कुछ तरीके से कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई और फिर मशीनरी भी दी है, तो जो पैसे मिल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लैंड बिल्डिंग के थोड़ी मिल रहे हैं, वो मशीनरी के ही मिल रहे हैं। अक्सर बेहतर ऐसा होता है कि जी हम जगह देते हैं और जगह देते वक्त बिजली का मीटर एक होता है, तो हम फिर जना यूटिलिटीज के पैसे अलग चार्ज कर लेते हैं। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये कहता है कि अगर तो आपने लैंड और बिल्डिंग के किराए में और भी चीज़ें शामिल कर दी हैं, तो फिर उस केस के अंदर 2 चीज़ें देखी जाएंगी।
वो दो चीज़ें क्या देखी जाएंगी, वो दो चीज़ें ये देखी जाएंगी कि आइडियली स्पीकिंग तो आप इसको सेपरेट आउट कर दो, आइडियली स्पीकिंग तो आप इसको सेपरेट आउट कर दो। क्या मतलब, जो लैंड और बिल्डिंग है उसको अलग कर दो, जो किराया है ना उसके हिसाब को अलग कर दो। यानी जो लैंड और बिल्डिंग है उस लैंड एंड बिल्डिंग का उठा के आप क्या करो, उसको आप रेंट ट्रीट कर दो। और इसके अलावा जो अदर एमिनिटीज का है या जो कि मशीनरी वगैरह का है उस सब कुछ को उठा के आप क्या करोगे, उस सब कुछ को उठा के आप करोगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अगर हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात करें तो उस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ रेंट, कि व्हाट एग्जैक्टली इज रेंट। तो रेंट की डेफिनेशन में क्या कुछ आ गया अब आपके सामने। रेंट की डेफिनेशन में बेसिकली रेंट इंक्लूड्स व्हाट, रेंट इंक्लूड्स द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल प्लस द फोरफिटेड डिपॉजिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इसको अटेम्प्ट करें, 5 मिनट ले लें, फिर डिस्कशन करते हैं। कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट सिचुएशंस मेंशन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट व्हिच विल बी ट्रीटेड एज रेंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। Bilal received rent of 50,000 per month during tax year 2021 when the fair market rent of the property was 60,000 per month. So ultimately क्या होगा, 60,000 multiplied by 12, 720,000 income from property में जाएगा। 720,000 is going to be considered as rent. Then कहता है on 20th August Mr. Islam received 345,000 as rent for leasing out factory land, building and machinery. तो अगर तो कोई भी इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि जहाँ पे आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते तो फिर पूरा अमाउंट आपका कहाँ पे जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। सो दिस 345 इंटू 345 इज गोइंग टू बी द अदर सोर्सेज। कहता है एबीसी लिमिटेड ओन्स अ रेजिडेंशियल हाउस एंड हैज प्रोवाइडेड द सेम टू वन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज फॉर नो रेंट। सो आपने क्या किया हुआ है, आपने अपने एम्प्लॉय को विदाउट एनी रेंट जो है वो हाउस दिया हुआ है। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज दैट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट वाज रुपी 1 मिलियन। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट वाज रुपी 1 मिलियन। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज दैट कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है ना कि आपने अपने एम्प्लॉय को कोई भी जगह रेंट आउट की हुई है और जगह रेंट आउट की हुई है, तो उस केस के अंदर अगर तो आपने उसको फ्री में अकोमोडेशन दी हुई है तो जो परक्यूजिट आपने दिया हुआ है, जो बेनिफिट आपने उसको दिया हुआ है, वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो रहा होता है, तो उससे एम्प्लॉयर के ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते। सो अब देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी में फेयर मार्केट रेंट या 45% ऑफ द बेसिक विच एवर इज हायर वो ऐड हो जाएगा, एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगा, लेट्स से 1 मिलियन। जो एम्प्लॉयर है उसके लिए 0 होगा, एम्प्लॉयर के लिए कोई इंप्लीकेशन नहीं होगी। आई रिपीट, जो एम्प्लॉयर है उसके लिए कोई इंप्लीकेशन नहीं होगी। कहता है 1 जुलाई मिस्टर हमजा रिसीव 2 years एडवांस रेंट ऑफ रुपी 1.5 मिलियन। अगर 2 साल का एडवांस भी मिल गया है तो अल्टीमेटली 2 साल का एडवांस टैक्सेबल नहीं होगा। 7.5 लाख रुपए करंट ईयर में जाएंगे और 7.5 लाख रुपए अगले साल में जाएंगे। मिस्टर उस्मान ओन 75 acres ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन मीरपुर आजाद जम्मू कश्मीर। He did not cultivate the land himself and during the tax year 2021 received annual rent of 2.5 million from the tenant cultivating the land. So अब आप देखें कि एक एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड से अगर कोई पैसा आता है तो एग्रीकल्चरल इनकम की कैटेगरी में फॉल करता है, उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं लेके जाते और वो एग्जेम्प्ट होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी एन एग्जेम्प्ट इनकम। ये क्या होगी, ये एक एग्जेम्प्ट इनकम होगी अल्टीमेटली। जब भी हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है विच इज नॉन एडजस्टेबल एडवांस। ये नॉन एडजस्टेबल एडवांस या नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको ज़रा समझिएगा। देखें, आपको अक्सर और बेहतर एक बात ये पता है कि जब भी कोई जगह किराए पे लेने के लिए जाते हैं तो यूजुअली जो रेंट एग्रीमेंट होते हैं वो रेंट एग्रीमेंट कुछ इस तरह से होते हैं 3+3 या 3+5 या 6+6 व्हाटसोएवर, इस तरह के रेंट एग्रीमेंट्स होते हैं। क्या मतलब इस तरह के रेंट एग्रीमेंट होते हैं कि भाई 3 महीने का एडवांस है, 3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट है,
6 महीने का एडवांस है, 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, 3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, 5 महीने का एडवांस है, व्हाटसोएवर, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, अब एक बात समझिएगा, होता कुछ तरीके से कि ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे जो पैसे दिए जाते हैं, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे जो पैसे दिए जाते हैं वो नॉन एडजस्टेबल होते हैं, हाँ, बट दे आर रिफंडेबल। वो नॉन एडजस्टेबल होते हैं बट दे आर रिफंडेबल। और जो एडवांस रेंट दिया जाता है आपको, वो एडवांस रेंट आपका एडजस्टेबल होता है, क्योंकि वो सब्सिक्वेंट मंथ्स के अंदर एडजस्ट हो जाता है। 6 महीने का एडवांस दिया है, पहले 6 महीने के किराए के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। सो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या कहता है? कहता है यार देखो, बात सारी ये है कि जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, उस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ये जो अनएडजस्टेबल एडवांस है ना, जिसको सिक्योरिटी डिपॉजिट हम कहते हैं आम जबान में, इसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है अनएडजस्टेबल एडवांस। इस अनएडजस्टेबल एडवांस की टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगी, उसको जरा डिस्कस करते हैं। तो इस अनएडजस्टेबल एडवांस की टैक्स इंप्लीकेशन ये होगी कि आपको कहता ही है कि वे आर द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग, वे आर द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी लैंड के ओनर को अनएडजस्टेबल एडवांस मिल रहा है ना, उसकी कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं है। लेकिन अगर बिल्डिंग के ओनर को अनएडजस्टेबल एडवांस मिल रहा है ना, उसकी इंप्लीकेशन है। मतलब क्या हुआ, मेरी जमीन है, मैंने किसी को किराए पे दे दी 5 साल के लिए, 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया, 6 महीने का एडवांस रेंट ले लिया। अब मैंने जो 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है ना, वो अनएडजस्टेबल है, लेकिन उसकी कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं होगी। हाँ, अगर इसी की जगह मेरी बिल्डिंग होती और या कोई फ्लैट होता, उसका मैं अगर अनएडजस्टेबल एडवांस लूंगा, उसकी टैक्स इंप्लीकेशन है। क्या इंप्लीकेशन है? एन एडवांस विच इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट, द होल ऑफ एडवांस शैल बी ट्रीटेड एज रेंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन द ईयर ऑफ रिसीट एंड फॉलोइंग 9 टैक्स ईयर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आज है टैक्स ईयर 2021, आपने एक प्रॉपर्टी किराए पे दी और आपको 5 लाख रुपए का एडवांस मिल गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे कुछ तरह से कि जब आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपके पास 3 चीजें आएंगी। अब एक आएगा रेंट, एक आएगा आपका फोरफीटेड डिपॉजिट, और एक आपका आएगा अनएडजस्टेबल एडवांस। वो अनएडजस्टेबल एडवांस कितना आएगा? 1/10 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड, यानी 5 लाख का 1/10 का मतलब होता है 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए इंक्लूड होगा, और वट एवर द अमाउंट इज गोइंग टू बी, दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज रेंट चार्जेबल टू टैक्स। तो याद रखिएगा, अगर तो आपने एक बिल्डिंग रेंट आउट करी हुई है और उस बिल्डिंग के अंदर अगर आपको अनएडजस्टेबल एडवांस मिल रहा है, अगर आपने बिल्डिंग रेंट आउट करी हुई है, आपको उसके अगेंस्ट अगर अनएडजस्टेबल एडवांस मिल रहा है, तो उस अनएडजस्टेबल एडवांस को क्या किया जाएगा? उसका 1/10 रेंट चार्जेबल टू टैक्स में इंक्लूड होगा। हो गया? आगे बढ़ा, आपने टैक्स ईयर 2021 में बिल्डिंग किराए पे दी, 2022 में किराए पे दी, 2023 में किराए पे दी, 2024 में ये वेकेट हो गई और आपने टेनेंट को रिफंड कर दिया। तो अब होगा क्या? होगा कुछ तरीके से कि 2021 में 50,000 सैलरी में आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इंक्लूड हुआ, 2022 में 50,000 इंक्लूड हुआ, 2023 में 50,000 इंक्लूड हुआ, और 2024 में 0 अमाउंट इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि जिस साल दी उस साल से इंक्लूड होना शुरू होगा, जिस साल विकेट हुई उस साल नहीं इंक्लूड होगा। जिस साल से दी उस साल इंक्लूड होना शुरू हो जाएगा, जिस साल विकेट हो गई उसके बाद से इंक्लूड नहीं होगा। गाना क्लियर है? अब ना 2 सिचुएशन हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको एक और नया टेनेंट मिल गया ना। आप क्या हो सकता है, मैं रिपीट करता हूं भाई, क्या हो गया? आपको नया टेनेंट मिल गया। सर अब जो नया टेनेंट मिल गया, वो नया टेनेंट जो है ना, वो 2024 में मिल गया,
और उस भाई ने उठाया कि हमें जो डिपॉजिट दिया है वो उसने 6 लाख रुपए का डिपॉजिट दिया, तो अब तुम क्या करोगे, पिछले टेनेंट को तुमने उसके पूरे 5 लाख वापस कर दिया। तुम नए टेनेंट के केस में, क्योंकि 2024 में नया टेनेंट आ गया, तो अब तुम 2024, 2025, 2026 व्हाटसोएवर दैट इज नए टेनेंट से रिलेटेड आप अमाउंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल करोगे। वो कितना होगा, आप कहोगे एडवांस कितना दिया इसने, 600,000, ऑलरेडी इंक्लूडेड कितना है 3 साल का 50,000 के हिसाब से 150,000, रिजल्टिंगली जी बैलेंस कितना बचता है 450,000। तब आप क्या करेंगे, आप 450,000 को, आई रिपीट रिजल्टिंगली बैलेंस कितना बचता है 450,000, तो आप क्या करेंगे, आप इस 450,000 का कुछ पोर्शन, यानी कि 450,000 मल्टीप्लाई 1/10 गिव्स यू 45,000। अब 2024 में 45,000, 2025 में 45,000, 2026 में 45,000, कब तक, उस वक्त तक जब तक के, मैं रिपीट करता हूं, कब तक, उस वक्त तक जब तक के ये मामला सेटल नहीं हो जाता, आप इंक्लूड करेंगे। सही। तो जो अनएडजस्टेबल एडवांस होता है, जो अनएडजस्टेबल अमाउंट्स होते हैं, उसकी टैक्सेशन के एतबार से ट्रीटमेंट क्या होती है, कि उसका 1/10 पोर्शन आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल करते हैं। कब तक, जब तक कि विकेट ना हो जाए और रिफंड ना हो जाए। अगर रिफंड कर दिया, विकेट हो गई, तो नया टेनेंट आ गया, तो कैलकुलेशन ये होगी कि जितना एडवांस नए टेनेंट से मिला माइनस इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कितना अमाउंट ऑलरेडी टैक्सेबल इनकम में शामिल हो गया, वो माइनस करोगे, नेट अमाउंट का 1/10 डाल दोगे। अगर नया टेनेंट इस साल नहीं आया, अगले साल आया, तो अगले साल से कहानी शुरू होगी। कहानी वही शुरू होगी कि जितना एडवांस मिला माइनस जितना अमाउंट अब तक टैक्सेबल इनकम में शामिल हो चुका, बैलेंस अमाउंट को मल्टीप्लाई 1/10 करके ऐड करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं एज एन इंडिविजुअल और एओपी, यू हैव गॉट 2 चॉइसेस। वो ये है कि इंडिविजुअल और एओपी के पास एक चॉइस है कि इस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को एनटीआर के थ्रू, यानी नॉर्मल टैक्स रिजीम के थ्रू टैक्स करवा ले, या फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को जो है वो बेसिकली एफटीआर के थ्रू टैक्स करवा ले। क्या मतलब, आपको याद होगा एनटीआर के अंदर क्या होता है, हम एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं, और एफटीआर के अंदर क्या होता है, हम एक्सपेंसेस क्लेम नहीं करते। तो एक बात मजे की बता दूं कि जो कंपनी है ना वो ऑलरेडी एनटीआर में फॉलो करती है, जो कंपनी है वो ऑलरेडी एनटीआर में फॉलो करती है। ये सिर्फ इंडिविजुअल एओपी के लिए कि दे हैव गॉट अ चॉइस, आइदर दे कैन फॉल अंडर एनटीआर और एफटीआर। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज इट ऑल गोइंग टू बी, तो आप देखें, आप समझें। अब क्या कहता है, कहता है इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ अ कंपनी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम property for a tax year, a deduction shall be allowed for the following expenditures or allowances, namely. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट कि क्या होगा, अब देखो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट कैसे होगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट जो होगी वो ऐसे कैलकुलेट होगी, आप कहेंगे रेंट, आप कहेंगे फोरफीटेड डिपॉजिट, आप कहेंगे अनएडजस्टेबल एडवांस, अनएडजस्टेबल एडवांस, अनएडजस्टेबल एडवांस। उसके बाद क्या कहेंगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर्स टू अ बिल्डिंग एन अलाउंस इक्वल टू 1/5 ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स। So you've got the rent chargeable to tax in respect of the building for the year computed before any deduction allowed under this section. तो अब ना क्या होगा, इसके बाद होगा ये, सॉरी यार इट जस्ट मूव्ड एनीवेज, चलिए देखें अब ना क्या होगा, आप समझें। इसमें ये होगा कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपको अलाउड होगा एट 1/5, जिसको हम कहते हैं 20%। जी रिपेयर मेंटेनेंस तो कराया नहीं, कोई बात नहीं, क्लेम करो,
any premium paid or payable by the person in the year to insure the building against the risk of damage or destruction. सिर्फ इंश्योरेंस के लिए जो पैसे दिए गए वो इंश्योरेंस प्रीमियम भी आप यहाँ पे माइनस कर देंगे. Any local rate, tax, charge or cess in respect of property or the rent from the property paid or payable by the company to any local authority or government in the year not being any tax payable under this ordinance. तो अगर एक प्रॉपर्टी पे कोई भी टैक्स आपने दिया है सिवाय इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो वो भी डिडक्टेबल होगा. यानी कि प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह जो पे करते हैं ना वो भी डिडक्टेबल होगा. Any ground rent paid or payable by the company in the year in respect of the property. तो अगर यूजुअली जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें कुछ ग्राउंड रेंट की पेमेंट होती है, तो आपने जो ग्राउंड रेंट पे करना है वो भी माइनस हो जाएगा. Any profit paid or payable by the person in the year on any money borrowed including by way of mortgage to acquire, construct, renovate, extend, reconstruct the property. तो आपके पास यानी प्रॉफिट ऑन डेट, कौन सा डेट जो कि इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए दिया गया है, इस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया गया, रेनोवेट करने के लिए दिया गया, वो सब कुछ के ऊपर जो भी है ना वो माइनस हो जाएगा. आप देखें इसको डिडक्टेबल अलाउंसेस के उससे मिक्स ना कर दीजिएगा. आपने कहा जी डिडक्टेबल अलाउंस में अगर हमने घर खरीदा तो उसके ऊपर अगर हमने इंटरेस्ट दिया है तो वो तो माइनस हो जाएगा. हाँ, तो अगर घर खरीदा है तो माइनस हो जाएगा. लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, लैंड खरीद लिया, जो कुछ भी खरीद लिया, तो उसके लिए अगर आप जो इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस होगा. Where the property has been acquired, constructed, renovated, extended, so and so, so and so, so and so, with capital contributed by HBFC, etc., etc., etc. तो अगर आपने बैंक को कोई इंटरेस्ट देना है इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो कि आप रेंटल के लिए यूज कर रहे हो, वो माइनस होगा. Where property is subject to mortgage charge or other capital charge, amount of profit paid on such charge. So when the property is subject to mortgage or other capital charge, तो एक प्रॉपर्टी जो है वो आपने मॉर्गेज कराई हुई है, कैपिटल चार्ज कराया हुआ है, तो वो भी माइनस होगा. इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेजेस. फिर एनी एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 6% ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द ईयर कंप्यूटेड बिफोर एनी डिडक्शन अलाउड अंडर दिस सेक्शन, पेड और पेबल होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ डिराइविंग रेंट चार्जेबल टू टैक्स. सो इसको जो है ना हम कहते हैं कलेक्शन चार्जेस. और कलेक्शन चार्जेस जो है वो बेसिकली क्या होगा, लोअर ऑफ एक्चुअल और 6% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स. तो आपने बंदे रखे हुए, आपने कहा प्रॉपर्टी से पैसा कलेक्ट करने के लिए, रेंटल का कलेक्ट करने के लिए बंदे चाहिए. तो अगर आपको रेंटल इनकम के लिए बंदे चाहिए तो आपने क्या करना है, इट हैज टू बी द लोअर ऑफ व्हाट, लोअर ऑफ 6% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स, या फिर आपने जो एक्चुअल उनको पैसे दिए. Any expenditure paid or payable by the person in tax year for the legal services acquired to defend the company's title to the property or any suit connected with the property in a court. अगर एक प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड कोई भी सूट कनेक्टेड हो कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप, प्रॉपर्टी का टाइटल इससे रिलेटेड हो, तो उसके अंदर अगर आपने कोई लीगल सूट के दिए वो भी माइनस होंगे. Where there are reasonable grounds for believing that any unpaid rent in respect of the property is irrecoverable, an allowance equal to unpaid rent where बेड डेट की बात कर रहा हूं. कभी कभार ऐसा होता है कि देखें जो रेंट है उस रेंट के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो रेंट है उस रेंट के ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो एक्रूअल बेसिस पे लग रहा है. जी रेंट तो मिला नहीं है, अब टैक्स में भी किस बात का दूं, और मिल भी नहीं रहा. तो आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है एक काम करो, बेड डेट क्लेम कर लो, लेकिन उस बेड डेट को क्लेम करने के लिए कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है. टेनेंसी वाज बोना फाइड रिटन हो, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल द टेनेंट टू वेकेट द प्रॉपर्टी. जी टेनेंट छोड़ के भी नहीं गया, ना आपने कुछ करा, ना वो छोड़ के गया, फिर क्यों रो रहे हो, फिर कौन सा बेड डेट, तुमने छोड़ा हुआ है ना. एंड द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. एक तरफ तुम बोल रहे हो बेड डेड हो गया जी, दूसरी तरफ उसको दूसरी प्रॉपर्टियां किराए पे दे रहे हो. अबे क्या किसको बेवकूफ बना रहे हो.
आप समझ रहे हो किसको बेवकूफ बना रहे हो? कंपनी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह 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 for the recovery of unpaid rent. The unpaid rent has been included in the income of the company chargeable to tax under the head income from property for tax year in which the rent was due and the tax has been duly paid on such income. तो अगर तो आज से 2 साल पुराना एक रेंट रिसीवेबल है, उस पर आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे टैक्स भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, टेनेंट पैसे नहीं दे रहा, आपने खाली भी नहीं कर रहा, आपने कोर्ट में केस कर दिया उसके खिलाफ, खाली करवाने के सारे स्टेप ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अब आप बैड डेट क्लेम कर सकते हो। इसमें फिर 1-2 बातें हैं कि अगर सब्सिक्वेंटली रिकवर हो जाएगा तो उस केस के अंदर आप उसको टैक्सेबल इनकम में शामिल कर देंगे। यहां तक क्लियर है ना? तो ये क्या होगा, ये एनटीआर के अंदर आपका इंक्लूड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? दूसरा ऑप्शन है कि आप एफटीआर पे चले जाएं। तो एफटीआर पे जब आप जाएंगे तो क्या होगा उसको जरा समझना। एफटीआर में आपका जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो ये हो जाएगा। एफटीआर का रेट ऑफ टैक्स ये हो जाएंगे, ये एफटीआर का रेट ऑफ टैक्स, ये एफटीआर का रेट ऑफ टैक्स। तो अगर तो नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल करेगा तो टैक्स की इंप्लीकेशन अलग है, अगर फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल करेगा तो टैक्स की इंप्लीकेशन और। ये एक एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करें और इस एक्सरसाइज के थ्रू जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को आप सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम यानी कि एफटीआर में ट्रीट करेंगे तो क्या होगा और अगर एनटीआर में ट्रीट करेंगे तो क्या होगा। सो अगर हम इस केस के अंदर देखें, so what actually happens is it says Mr. Mubin owns a property at Gulbarg, Lahore. The said property was rented out to Mr. Asad at a rent of 175,000 per month. Now, so what actually happens is that the said property was rented out to Mr. Asad at a rent of 175,000 per month. Mr. Asad left the premises on 31st January 2021. Mr. Asad had paid a sum of 300,000 as unadjustable advance in tax year 2018. तो अगर टैक्स ईयर 2018 में दिया था तो 18, 19, 20, 21 में चला गया। Mr. Mubin returned the said advance on his departure. The said property remained vacant in the month of February 2021. Thereafter, Mr. Gulzar has taken the possession of the said property at a monthly rent of rupees 220,000. तो पहले 175,000 पे था, अब 220,000 पे था। New tenant has paid a sum of 350,000 as a security. Mr. Mubin incurred the following expenses in connection with the said rented property. इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी टैक्स है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय है, बैंक चार्जेस है, फी टू लॉयर है। हिज इनकम फ्रॉम सैलरी दिस इसको छोड़ें। चलें जरा ना क्विकली डिस्कशन करते हैं इसका कि आपके पास जो है सिचुएशन को इस तरीके से, फरवरी के अंदर प्रॉपर्टी रिमेन्ड वेकेंट and it was just in March, April, May, June. Rent March, April, May, June. So ये टोटल हो जाता है 4 months का मल्टीप्लाई बाय 4 months का मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय आप करेंगे कितना, दैट इज एक्चुअली गोना बी व्हाट, अल्टीमेटली 220,000. So it is actually gonna be 880,000.
ये एक रेंट हो जाएगा, सही है जी। अच्छा अगली बात ज़रा देखिएगा, अगली बात जो है ना वो ये हो जाएगा कि आपके पास फोरफिटेड डिपॉजिट तो यहाँ पे कुछ है नहीं। अनएडजस्टेबल एडवांस की बात करते हैं। अनएडजस्टेबल एडवांस की अगर हम बात करेंगे तो अनएडजस्टेबल एडवांस में आपके पास क्या है, इट वाज 300,000 अनएडजस्टेबल एडवांस इन टैक्स ईयर 2018। सो एडवांस जो आपको नए टेनेंट ने दिया है वो कितना है उसको जरा देखते हैं। नए टेनेंट ने एडवांस आपको दिया है दैट इज एक्चुअली 350,000 लेस ऑलरेडी टैक्स्ड। तो जो ऑलरेडी टैक्स्ड है वो कितना था, 300,000, तो 3 साल टैक्स हो चुका था। सो हेंस रिजल्टिंगली 90,000 टैक्स हो चुका था। अब बैलेंस अमाउंट अगर हम देखें सो इट टर्न्स आउट टू बी 260,000। अगर हम इसको डिवाइड बाय 10 करें सो रिजल्टिंगली व्हाट इज गोना हैपन इज दैट इट इज गोना बी 26,000। इट इज गोना बी 26,000। सही है जी। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कुछ इस तरीके से कि आप इसको बेसिकली जो है 26,000 आपका एडअप हो जाएगा, तो 880 प्लस 26 गिव्स यू 906,000। अच्छा अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अगर तो आप FTR पे जाते हैं तो बस चैप्टर क्लोज, लेकिन अगर आप FTR पे नहीं जाते और आप NTR पे जाते हैं तो फिर कैलकुलेशन होगी, है ना। आप देखें अगर आप FTR पे जाते हैं तो क्या हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं? अच्छा सॉरी, पहले 6 महीने का भी तो आपको लेना पड़ेगा यार, सॉरी। 175,000 मल्टीप्लाई बाय आपका जुलाई से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 मंथ्स का और भी हो जाएगा। सो 175 टू 7 मंथ्स 1,225,000। सो हेंस रिजल्टिंगली क्या हो जाएगा, प्लस 880 प्लस 26 गिव्स यू 2131,000। चैप्टर क्लोज। अगर तो आप इसको फाइनल FTR में डाल रहे हैं तो बस चैप्टर क्लोज, लेकिन अगर आप क्लेम कर रहे हैं दूसरे एक्सपेंसेस तो फिर उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर होगा ये कि अगर आप इसको NTR में डालते हैं तो रेंट चार्जेबल हो जाएगा 2131,000। उसमें आप लेस कर देंगे, क्या चीज लेस कर देंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो कि 1/5 अलाउड होता है, $426 200। कलेक्शन चार्जेस जो है ना आपने कितने पे करें, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद द फॉर द कलेक्शन ऑफ रेंट 60,000 आपने पे किए। बैंक चार्जेस इन कनेक्शन विद कलेक्शन ऑफ रेंट। सो आप देखें पीछे एक जाके देखिएगा कि कौन से कलेक्शन चार्जेस आपको अलाउड है। Any expenditure not exceeding 6% of the rent chargeable to tax in respect of the property for the year computed before any deduction allowed। तो मैक्सिमम 6% अलाउड है, 6% से ज्यादा अलाउड नहीं है। आई रिपीट, मैक्सिमम कितना अलाउड है, 6%। सो मैक्स इज 6%,
विच इज 127,860। तो कलेक्शन चार्जेस 127,860 के मैक्सिमम अलाउड है, लेकिन एक्चुअल जो चार्जेस आपने करें वो आपने कितना इंकर करा है? आपने 60 + 20 80,000 के कलेक्शन चार्जेस आपने इंकर करे। उसके बाद बाकी सारी चीजें, इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें चार्ज हो जाएंगी आपकी। तो अगर आप एनटीआर की वर्किंग करेंगे तो एनटीआर की वर्किंग करते हुए आपके पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउंस हो रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल हो रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स पेड हो रहा है, कलेक्शन चार्ज। ऐसे लॉयर के जो पैसे हैं वो लॉयर के पैसे नहीं चार्ज होंगे, क्योंकि उसकी रीजन है कि लीगल टाइटल डिफेंड करने के लिए नहीं है। देखें, एग्जीक्यूशन ऑफ रेंट एग्रीमेंट ये अलाउड नहीं है। अगर लीगल टाइटल डिफेंड करने के लिए होते तो ये अलाउड होते, अगर लीगल टाइटल डिफेंड करने के लिए होते तो ये अलाउड होते। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो अगर तो एफटीआर है तो चैप्टर क्लोज है, एफटीआर नहीं है एनटीआर है तो ये आपको जो है ना 1/5 अलाउड होगा ही होगा, नो मैटर व्हाट एवर। कलेक्शन चार्जेस एक्चुअल या 6% विचएवर इज लोअर, वो आपको जो है ना डिडक्शन अलाउ होगी। अब बाकी सारी चीजों का आपको पता। So basically what have we done? We have actually gone through this specific area of income from property. Okay जी, so ये question है, the name of which is असद, income from property से related question है। ज़रा इसको देखेंगे, discuss करेंगे कि क्या कुछ करना है इस specific question के अंदर। आपको कहता है compute the income of Mr. असद under the heading income from property for the tax year 2021। अब आपको एक बात पता है कि आपके पास चॉइसेस हैं कि आप दो तरह से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हो। वो क्या दो तरह से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हो? वो दो तरह से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आप चाहो तो आप जो है वो बेसिकली इस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो एनटीआर पे भी लेके जा सकते हो, आप चाहो तो आप एफटीआर के अंदर भी लेके जा सकते हो। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन डू। तब हम ज़रा देखते हैं कि इस सिनेरियोज़ में क्या होगा। तो देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि विद रिस्पेक्ट टू मिस्टर असद, विद रिस्पेक्ट टू मिस्टर असद आपको क्या बात कह रहा है? आपको क्या ये रहा है कि असद ओन्स सम बिल्डिंग्स विच आर गिवन ऑन रेंट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अमाउंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट्स कितना है? 1.8 मिलियन। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अंडर टैक्स लॉस कितनी है? 400,000। प्रॉपर्टी टैक्स कितना है? 100,000। म्यूनसिपल गवर्नमेंट टैक्सेस 100,000। एग्रीमेंट विद टेनेंट्स प्रोवाइड दैट टेनेंट्स शुड पे द टैक्सेस। सो टेनेंट्स टैक्स पे करेंगे। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इज दिस। रेंट रिसीव्ड इंक्लूड 600,000 for the 3 years commencing from 1st July of the current tax year. So rent received includes 600,000 for 3 years. So अब आपके पास जो है एनुअल रेंट रिसीव्ड जो है ना फ्रॉम टेनेंट है 1.8 मिलियन। रेंट रिसीव्ड जो है उसमें इंक्लूड हो जाएगा 600,000 for 3 years commencing from 1st July of the current tax year. Mr. Asad follows the accrual basis of accounting and its income year is July to June 2021. तो हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, इसको ज़रा देखते हैं। हम इस केस के अंदर करेंगे कुछ तरीके से। हम कहेंगे कि जी देखें, जो रेंट रिसीव्ड या रेंट रिसीवल है वो कितना है उसको ज़रा देखें। 1.8 मिलियन है एनुअल रेंट, जिसमें 6 लाख रुपए है फॉर द 3 ईयर कमेंसिंग। यानी मल्टीपल तरह की आपके पास जो है वो बिल्डिंग्स होंगी, मल्टीपल तरह के टेनेंट्स होंगे। तो उसमें से आपके पास जो है ये जो 1.8 मिलियन है, इस 1.8 मिलियन में से जो एक 6 लाख रुपए आपको मिले हुए हैं वो 3 साल के लिए हैं। उसमें से आप माइनस कर दोगे 2 साल का। क्यों 2 साल का माइनस कर दोगे? बिकॉज आउट ऑफ दिस 1.8 मिलियन जो 6 लाख रुपए है वो 6 लाख रुपए आपका क्या है? वो 3 साल का है। फॉर द फ्रॉम 1st जुलाई ऑफ द करंट टैक्स ईयर सो एंड सो। तो इसमें से आप 2 साल का माइनस कर दें। अच्छा, अब अगर हम देखें यहाँ पे तो 1.8 मिलियन माइनस 400,000 गिव्स यू 1.4 मिलियन। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो आपके पास एक और चीज़ जो आ रही है दैट इज एक्चुअली द डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन जो है वो कोई आपको अलाउड नहीं होगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
हम कहेंगे कि जी कोई एडवांस नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। सो क्योंकि सारे एक्सपेंसेस गिवन है, इसमें हम अज्यूम करेंगे कि ये इसको FTR की बेसिस के ऊपर जो है वो कैरी करेगा। अच्छा, अगर ये FTR की बेसिस के ऊपर कैरी करेगा तो आप क्या करोगे, आप कहोगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। आई रिपीट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना हो जाएगा भाई, 1/5 हो जाएगा। तो अगर मैं 1/5 रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करता हूं तो इट इज एक्चुअली गोना बी व्हाट, 280,000 का आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस मिल जाएगा। देन उसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें डेब्रियन नहीं मिलेगी, प्रॉपर्टी टैक्स भी आपका क्लेमेबल होगा। वो प्रॉपर्टी टैक्स कितना क्लेमेबल होगा, सो दैट इज एक्चुअली गोना बी 100,000। सो 100,000 का प्रॉपर्टी टैक्स आपका क्लेमेबल होगा। देन अगर हम बात करते हैं तो म्यूनसिपल गवर्नमेंट टैक्सेस जो कि टेनेंट्स देंगे, तो अगर टेनेंट्स देंगे तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, वो इनकम फ्रॉम रेंट नहीं है। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस उसको छोड़ दें, सही है। तो अब अगर मिल मिला के देखा जाए सो आपके पास दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये क्या कहलाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सो 1,020,000 इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज योर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सो मैं रिपीट करता हूं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, 1,020,000। तो क्या हो गया, मिस्टर असद की आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी हो गई, 1,020,000। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज मिस्टर अकमल। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, विच इज मिस्टर अकमल। सो अगर हम देखें तो आपको कहता है अकमल परचेज 4 सेम साइज फ्लैट्स एट द टॉप फ्लोर ऑफ एन अपार्टमेंट। तो कोई बिल्डिंग है, अपार्टमेंट ब्लॉक है, उसके टॉप पे आपने जो है वो बेसिकली 4 फ्लैट्स खरीदे। इन जून 2020 he let out 2 flats at fair market rent of 25,000 per month from the next month onward, yani July onwards. He also received security deposit of 200,000 in connection with each of these flats. Mr. Akmal entered into an agreement to sale of a third flat and received 100,000 as token money on 25th June 2020. The rest of the proceeds amount was to be paid in 15 days time. However, the buyer failed to make payment by due date and the amount of token money was forfeited. So there is a forfeited deposit also. The said flat was then rented to his cousin at a monthly rent of 15,000. अगर आइडेंटिकल फ्लैट हैं तो भाई 15,000 नहीं फिर 25,000 पे होना चाहिए ऑन 1 अगस्त 2020 विद अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 50,000। तो 50,000 जो दिया उसका कुछ नहीं कर सकते। फोर्थ फ्लैट वाज यूज्ड बाय मिस्टर अकमल फॉर हिज ओन रेजिडेंशियल पर्पसेस। Akmal paid property tax at 20,000 in connection with each of his 4 flats. You are required to compute Akmal's taxable income and tax liability for the year. तो अब आपने क्या करना है और क्या नहीं करना उसको ज़रा देखिएगा। आप कहेंगे फर्स्ट फ्लैट, आप कहेंगे सेकंड फ्लैट, आप कहेंगे थर्ड फ्लैट, आप कहेंगे फोर्थ फ्लैट। उसके बाद जो है आपका मजीद जो है अनएडजस्टेबल एडवांस, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लैट, फिर आपके पास जो है वो थर्ड फ्लैट, फिर उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट से सेकंड फ्लैट हो गया, थर्ड फ्लैट हो गया। और मजीद अगर हम देखें तो मजीद सिचुएशन ये है कि हाँ फिर उसके बाद आपके पास आ गया फोरफीटेड डिपॉजिट। सो ये तमाम की तमाम चीज़ें हो गई। पहले फ्लैट 25,000 रुपये महीने के हिसाब से किया 12 महीने के लिए, सेकंड फ्लैट भी 25,000 के हिसाब से किया 12 महीने के लिए, थर्ड फ्लैट बेशक 25,000 रुपये के हिसाब से नहीं किया, आपने उसको 25,000 पे रिकॉर्ड करना है। कितने महीने के लिए, अगस्त ऑनवर्ड्स है, यानी जून के बाद आता है जुलाई, जुलाई छोड़ दें अगस्त ऑनवर्ड्स है। सो दिस इज एक्चुअली गोना बी 11 मंथ्स और फोर्थ का कुछ भी नहीं होगा। सो रिजल्टिंगली अगर हम देखें यहाँ पे तो 25 × 12 गिव्स यू 300,000, गिव्स यू 300,000।
और ये आपका हो जाता है 275,000। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड फ्लैट की अगर हम बात करें तो अनएडजस्टेबल एडवांस जो है ना वो 200,000 प्लस 200,000, ये दोनों के 4 लाख हो गए, मल्टीप्लाई बाय 1/10। सो दिस एक्चुअली गिव्स यू 40,000। थर्ड फ्लैट का 50,000 आपको मिला है, मल्टीप्लाई बाय 1/10, मल्टीप्लाई बाय कितने महीने के लिए मिला है, तो अगर आप देखेंगे सो दिस अमाउंट हैज एक्चुअली बीन रिसीव फॉर व्हाट, आपका 1 अगस्त ऑनवर्ड्स मिला है। इनफैक्ट सॉरी, ये 11/12 नहीं होगा, ये पूरा आएगा। सो दिस इज गोना बी 5,000। फोरफिटेड डिपॉजिट अगर देखा जाए तो फोरफिटेड डिपॉजिट जो है वो आपके पास कितना है, 1 लाख रुपए का। सो आपकी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो जाएगी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी 300 प्लस 300। सो ये रिजल्टिंगली हो जाएगा कितना, 1020,000। सो 1020,000 का आपका क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। आई रिपीट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भाई कितने की हो जाएगी, 1020,000। 1020,000 आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो जाएगी। Yeah, is that okay now? ओके जी, सो क्वेश्चन नंबर 34 भी हमने कवर अप कर लिया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 35 फरूक के नाम से। तो इस क्वेश्चन को जो है वो देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। सो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें हैं तो आपको कहता है ऑन 1 जुलाई 2020 Farooq borrowed ₹8 million from Star Bank Limited and acquired a plot of land in Hub Industrial Zone of ₹6.5 million. He invested the rest of the loan in a business venture with his friend. तो 8 मिलियन का लोन लिया, 6.5 मिलियन क्या करा कि एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, रेस्ट ऑफ दैट इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। The above loan carries markup at the rate of 12% per annum and is repayable in 8 equal quarterly installments totaling starting from 1st July 2021. On 1st August 2020, Farooq decided to sell the plot of land to Zulfikar Motors for ₹10 million and received a deposit of 500,000 from them. On 15th August, Farooq forfeited the deposit on refusal of Zulfikar Motors to purchase the plot of land. तो खैर forfeited deposit भी आ गया। On 1st September, Farooq let out the plot of land to his friend Atif at a monthly rental of this. He received an unadjustable deposit. याद रखिएगा जो unadjustable deposit है उसका 1/10 सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के केस में एडअप होता है, प्रॉपर्टी लैंड के केस में एडअप नहीं होगा। And paid ₹80,000 for leveling the ground. 50,000 as ground rent, 12,000 an insurance premium against the risk of damages and or destruction by waterlogging, and ₹140,000 again rent collection charges. Farooq had paid ₹25,000 to a firm of professional valuer, which determined the annual rental value of the plot of land to be ₹2,160,000. अब देखें, बात समझिएगा ज़रा थोड़ी सी कि जो फ़रूक वाला केस है इसमें होगा क्या। ये जो फ़रूक वाला केस है इसमें होगा क्या, इसमें होगा कुछ तरीके से कि आपको कह रहा है कि फ़रूक बोरोड ₹8 million फ्रॉम स्टार बैंक एंड एक्वायर्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड। सो जो रेंट है उसमें आप देखें कि फेयर मार्केट रेंट क्या है और एक्चुअल रेंट क्या है, इसमें से जो भी हायर अमाउंट होगा दैट हैज़ टू बी एडेड अप। सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास जो फेयर मार्केट रेंट है
वो 150,000 फेयर मार्केट रेंट है, दैट इज बेसिकली 2160,000 पूरे साल का. So 2160 multiply by, because you gave it from September onwards, so it's September, October, November, December, 4 महीने ये, 6 महीने वो. So multiply by 10 upon 12 gives you what? So this actually gives you 1.8 million. एक्चुअल रेंट अगर हम देखें तो एक्चुअल रेंट क्या है? एक्चुअल रेंट आपके पास कुछ तरीके से कि इट इज एक्चुअली व्हाट, आपने जो इसको किराए पे दिया है वो 1.5 लाख पे दिया है. सो 1.5 मिलियन. तो आपने क्या करना है? आपने 1.8 मिलियन टैक्सेबल बनाना है. क्या बनाना है? 1.8 मिलियन टैक्सेबल बनाना. देन व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि आपके पास और क्या चीज़ है? फोरफीटेड डिपॉजिट है. वो फोरफीटेड डिपॉजिट की बात करें तो वो कितना है? 500,000 का. अच्छा जी. देन उसके बाद जो है आपके पास क्या होता है? रेंट चार्जेबल टू टैक्स. 2.3 मिलियन का रेंट चार्जेबल टू टैक्स है. अच्छा जी. अब एक चीज़ ज़रा जो है मैं इधर ओपन अप करूंगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वी डिड डिस्कस येस्टरडे अबाउट द प्रॉपर्टी एंड द कैपिटल गेन्स. तो उसमें मुझे एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिकॉल करना है यहाँ पे कि हमने जब प्रॉपर्टी की बात करी थी तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें हैं? इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर्स टू अ बिल्डिंग, ये सिर्फ बिल्डिंग के केस में अलाउड होता है. सो याद रखिएगा कि आपका जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस सिर्फ बिल्डिंग के केस में अलाउड है, लैंड के केस में अलाउड नहीं है. तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर लेना. फिर प्रीमियम पेड और पेएबल फॉर द डिस्ट्रक्शन फॉर बाय अ पर्सन इन ऑर्डर टू इंश्योर द बिल्डिंग, अगेन ये भी बिल्डिंग का अलाउड है. आपने यहाँ पे क्या पे करा है? आपने जो पे किया है वो 150,000 तो छोड़ें, इसको अनएडजस्टेबल डिपॉजिट को भी छोड़ दें. 80,000 फॉर लेवलिंग द ग्राउंड, 50,000 एज ग्राउंड रेंट. तो मैं यहाँ पे एक चीज़ माइनस कर रहा हूँ विच इज़ द ग्राउंड रेंट, वो के 50,000 हो जाएगा. लेवलिंग की कॉस्ट है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए नहीं किया जाए उसको देखते हैं ज़रा. देन आपके पास जो है 12,000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम है अगेंस्ट द डैमेज वगैरह वगैरह, इसको भी छोड़ दें. 140,000 रेंट कलेक्शन चार्जेस हैं. तो आपके पास रेंट कलेक्शन चार्ज एक्चुअल है 140,000, 6% है ऑफ रेंट चार्जेबल. सो 2.3 मिलियन इंटू 6% गिव्स यू 138,000. सो आपको जो अलाउड होगा वो 138,000 अलाउड होगा, बिकॉज मैक्सिमम जो अलाउड होता है वो 6% ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स होता है. देन फारूक हैड पेड 25,000 टू अ फर्म ऑफ प्रोफेशनल वैल्यूअर. तो ये जो वैल्यूअर को जो पैसे दिए ना वो भी क्लेमेबल नहीं होंगे. अब बात करते हैं यहाँ पे कि और क्या चीज़ें हैं. सो जी रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग के केस में अलाउड है. प्रीमियम पेड और पेएबल फॉर बिल्डिंग वो अलाउड है. ग्राउंड रेंट अलाउड है. प्रॉफिट पेड और पेएबल बाय द पर्सन इन द ईयर ऑन एनी मनी बोरोड इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ मॉर्गेज टू अक्वायर कंस्ट्रक्ट रेनोवेट एक्सटेंड और रिकंस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी इन द ईयर. अब देखें आपने लोन कब लिया था भाई? 1 जुलाई 2020 को आपने लोन लिया और प्रॉपर्टी खरीदी, 6.5 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी, 12% पर एनम का उसके ऊपर लोन है और रीपेबल इन 8 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2021. तो अगले साल से होगा, इस साल से नहीं है. इंटरेस्ट की पेमेंट है 6.5 मिलियन का 12%, 6.5 मिलियन का 12%.
इज 780,000। अच्छा जी, ये जो लेवल करने की जो कॉस्ट है इसको ज़रा देखना पड़ेगा। सो लेवलिंग के जो चार्जेस हैं दैट आर आल्सो नॉट अलाउड। सो अल्टीमेटली जब होगा क्या कि लेवलिंग के चार्जेस भी आपको इग्नोर करने पड़ेंगे और हेंस आपके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, 2.3 मिलियन माइनस 50,000 माइनस 138,000 माइनस 780,000। सो 1,332,000 1,332,000 ये आपके पास आ जाएगा। क्या आएगा भाई, 1,332,000। सही है, यहां तक क्लियर है। सो ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज बेसिकली वी आर डन विद दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑल्सो, जिसका जो नाम था दैट वाज अबाउट मिस्टर फारूक। अब नेक्स्ट ये एक और क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इज एक्चुअली अबाउट मिस्टर अमजद। तो अगेन अब इसमें देखें, एक तो है कि एक्सप्लेन द टर्म रेंट। देखें टर्म रेंट अलग है और रेंट चार्जेबल टू टैक्स अलग है। रेंट की जो डेफिनेशन है उस रेंट की डेफिनेशन के अंदर रेंट आता है और फोरफिटेड डिपॉजिट आता है। रेंट चार्जेबल टू टैक्स के अंदर अनएडजस्टेबल एडवांस भी आता है। तो खैर अब इस अमजद के नाम से क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करना है, इसको आपने अटेम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन में अमजद में हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को ही डिस्कस करेंगे, हम तमाम चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। कहता है ऑन फर्स्ट जुलाई 2020 अमजद परचेज अ फैक्ट्री बिल्डिंग इन सक्कर अलॉन्ग विद द इंस्टॉल्ड मशीनरी एट अ प्राइस ऑफ 9 मिलियन एंड 3 मिलियन रिस्पेक्टिवली। तो बिल्डिंग की प्राइस कितनी थी, 9 मिलियन की थी और मशीनरी की प्राइस कितनी थी, 3 मिलियन। टू मैनेज द शॉर्टेज ऑफ फंड्स ऑफ ₹2 मिलियन ही बोरोड द सेम ऑन 1 जुलाई 2020 फ्रॉम हिज फ्रेंड शमशाद थ्रू अ क्रॉस चेक। द लोन कैरीज इंटरेस्ट एट 18% per annum। शमशाद से लिया है अपने दोस्त से, तो शेड्यूल्ड बैंक से नहीं लिया ना, तो उस केस के अंदर अलाउड नहीं होगा इंटरेस्ट। क्योंकि आप देख लें, हमने ये कल भी डिस्कशन करी थी कि आपको अल्टीमेटली क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता। एक मिनट वेट करिएगा। ओके, अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज दैट कि आपका जो लोन है उसके ऊपर अगर आपने, एक सेकेंड, आई जस्ट नीड टू गो थ्रू दैट। वेयर द प्रॉपर्टी हैज बीन acquired so and so so and so so and so with a capital contributed by HBFC or a scheduled bank under the scheme। शेड्यूल्ड बैंक से लिया होता या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया होता तो अलाउड होता। ये आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। ऑन 1 जनवरी ही लेट आउट हिज बिल्डिंग अलॉन्ग विद मशीनरी टू बासित एट अ मंथली रेंट ऑफ 500,000 पेएबल इन एडवांस। 500,000 पेएबल इन एडवांस 1 जनवरी 2020 को आपने जो है वो लेट आउट करी है। ये थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट है, इट शुड हैव बीन 1 जनवरी 2021। तो अगर मैं बात करूं इस केस के अंदर, तो इस केस के अंदर सिचुएशन क्या है, मिस्टर अमजद अमजद की कहानी है। अमजद के केस में आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आप कहोगे कि जो रेंट होगा प्रॉपर्टी अदर सोर्सेस। प्रॉपर्टी के एतबार से अगर हम देखें तो 5 लाख रुपए को आपका रेंटल है और आपने इसको रेंट आउट कर दिया ना, पेबल इन एडवांस चाहिए, महीने के शुरू में पे कर देगा।
तो अगर ये पेबल इन एडवांस है तो आपने यहाँ पे रेंटल को स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे स्प्लिट करोगे? आप कहोगे 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 9/9 + 3 और दूसरा जो है ना आपको हो जाएगा 3/9 + 3 मल्टीप्लाई बाय 6। ये जो भी होगा 6 महीने का रेंट है ना। तो 500,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 3 इंटू 6 9/12। सो ये हो जाएगा 750,000। कहता है कि ऑन 1 जुलाई 2020 अमजद लेट आउट इज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन DHA कराची टू मिर्जा लिमिटेड एट अ मंथली रेंट ऑफ 300,000। रेंट फॉर 2 years was received in advance on 1 August 2020। तो अब आप देखें, आप एक चीज़ समझिएगा, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज ने लेट आउट करी थी टू मिर्जा लिमिटेड एट अ मंथली रेंट ऑफ 300,000। DHA की 3 लाख रुपए पर मंथ के ऊपर रेंट आउट करी है। भले 2 साल का एडवांस मिल गया, लेकिन आपका सिर्फ करंट ईयर का एडवांस जो है ना वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल होगा। आपका सिर्फ करंट ईयर का एडवांस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल होगा। अच्छा जी, अगली बात करते हैं। अगली डिस्कशन क्या है? कहता है 1 जुलाई 2020 को अमजद ऑल्सो एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद ज़ीशान फॉर द सेल ऑफ हिज प्लॉट सिचुएटेड इन कोयटा फॉर 50 million। द प्लॉट हैड बीन परचेज फॉर 40 million in 15 अंडर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट 5 million एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट एंड बैलेंस टू बी रिसीव्ड सो एंड सो। तो अल्टीमेटली वो फेल हो गया एंड ही फाइनली सोल्ड द प्लॉट फॉर 65 million। खैर वो कैपिटल गेन है, उसके ऊपर मैं नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, विच इज़ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। अगली बात आपको कहता है ये है कि फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स और इनकर्ड बाय अमजद इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन सक्कर एंड कराची, प्रॉपर्टी सिचुएशन इन कराची, प्रॉपर्टी सिचुएशन इन सक्कर, वगैरह वगैरह वगैरह। चलो, तो आप देखें कि आपको क्या चीज़ अलाउड होगा। सॉरी, इसको मैं रेंट चार्जेबल टू टैक्स निकाल लूँ। तो अगर मैं रेंट चार्जेबल टू टैक्स निकालूँ तो 2250 प्लस 3600 प्लस 5000 10850 000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1/5 के हिसाब से ले लो। टू 170 000। उसके अलावा अगर हम देखें तो ग्राउंड रेंट 60,000 का ग्राउंड रेंट है। उसके अलावा इंश्योरेंस है 1,70,000 रुपए का। सो रिजल्टिंगली ये आपके पास हो जाएगा 8450,000। क्या हो जाएगा भाई? 8450,000। ये रेंट चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा आपका। आई रिपीट, क्या हो जाएगा? ये रेंट चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा।